राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से हाल-फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं, ऐसे घटनाक्रम जो हमारे देश की राजनीति में उथल-पुथल ला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम अडानी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक तरफ तो गौतम अडानी के शेयरों में और उनकी संपत्ति में जिस तरीके से गिरावट आई, जहां एक बार वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, वहीं अब वो 20वें से भी बाहर हो चुके हैं और उनके शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट आई। तो ये एक आर्थिक उथल-पुथल की स्थिति आई, लेकिन इसके साथ ही इसने देश की राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल पैदा की। संसद में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, तब भी यह मुद्दा काफ़ी कुछ छाया रहा। तो आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अभय जी नमस्कार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 25 जनवरी को और उसके बाद अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट आई और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें ऐसा क्या है जिसके चलते अडानी जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनकी संपत्ति में, उनके शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट आई। अगर आप हमारे दर्शकों को यह बता सकें तो इस पूरे मुद्दे को समझने में उनको काफी आसानी होगी। धन्यवाद कमल जी। अडानी प्रकरण को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि अडानी अरबपति कैसे बने, वो दूसरे नंबर के, दुनिया में दूसरे नंबर के अरबपति कैसे बने। इस बात को अगर हम मोटे तौर पर संक्षेप में समझ लेंगे तो उसके बाद इस पूरे प्रकरण को समझने में भी हमें आसानी होगी। देखिए, पिछले 20 साल के अंदर दुनिया में जो लोग भी अरबपति बने हैं वो लोग नई प्रौद्योगिकी की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से अरबपति बने हैं। चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हों, चाहे वो एलन मस्क हों, सभी किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, वो सारी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन अडानी के उछाल के साथ आप किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को नहीं देख सकते हैं। दरअसल अडानी के अरबपति बनने के पीछे एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब ये हुआ कि बड़ी बड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने की उन्हें जो सुविधा प्राप्त हुई, उसकी वजह से वो अरबपति बने हैं। उनको हिंदुस्तान के बड़े बड़े बंदरगाह प्राप्त हुए, बड़े बड़े एयरपोर्ट प्राप्त हुए, तमाम जगह तमाम कीमती किस्म की खाने प्राप्त हुई। इस तरीके से अडानी बहुत तेजी के साथ में उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। तो एक तो इस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी, और संपत्ति बढ़ने का एक दूसरा रास्ता ये था उनका कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्होंने अपने शेयरों की कीमत में बढ़ोतरी करने में सफलता प्राप्त की। तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो इस बात पर ध्यान ना के बराबर देती है कि अडानी को उनकी संपत्तियां किस तरह प्राप्त हुई, यानी एसेट का एक्विजिशन किस तरह हुआ। इसकी चर्चा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेरे ख्याल से ना के बराबर है। वहां चर्चा यह है कि अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयरों की कीमत अनाप शनाप किस तरीके से बढ़ा पाई। यही वो मुकाम है जहां पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड करने का, सबसे बड़ी अकाउंटिंग जालसाजी करने का आरोप लगाती है। अब आइए देखिए, जबकि अडानी के साथ दरअसल ये दोनों तरह के विवाद हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है कि पिछले 15 से 20 साल में केवल एक ही व्यक्ति को इतनी बेशकीमती संपत्तियां बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करने का मौका मिला? दूसरे उद्योगपतियों को भी मिला होगा, लेकिन इसमें अडानी उन दूसरे उद्योगपतियों से बहुत ज्यादा आगे है। तो एक तो ये बहुत बड़े विवाद का सवाल है, क्योंकि ये जो विवाद का ये पहलू है, भारतीय संसद में जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, अडानी को इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने का मौका कैसे मिला, आखिरकार क्यों जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अडानी उनके साथ जाते हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर एक सवाल पूछा है, ठोस सवाल पूछा है कि कितने बार प्रधानमंत्री विदेश गए, कितने बार अडानी उनके साथ थे, और हर बार उनके विदेश जाने के बाद में उनको क्यों बड़ी बड़ी संपत्तियां हासिल करने का मौका मिला। तो एक तो ये पहलू है अडानी के अरबपति के रूप में उभार का। और दूसरा पहलू जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमारे सामने रखती है, वो पहलू ये है कि प्राइस का जो इसे पीई रेशियो कहते हैं, इसे कह सकते हैं आपके प्राइस, मैं ज्यादा अर्थशास्त्र में पारंगत नहीं हूं, हो सकता है मुझसे कुछ इसमें गलती हो तकनीकी रूप से, लेकिन
जो आपके आपके शेयर की जो कीमत है और आपकी जो आमदनी है, उसके अनुपात में शेयरों की कीमत ना होकर अगर नकली तरीके से शेल कंपनियों के जरिए निवेश करके आपके शेयरों को स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर खरीदा जाए, जिससे उनके शेयरों की कीमत कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में एक भारतीय विद्वान पढ़ाते हैं, जिनकी विशेषज्ञता इस बात पे है कि वो दुनिया भर में शेयर मार्केट में शेयरों की क्या कीमत है, इसका आकलन करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को किनारे भी रख दें और केवल विशुद्ध आर्थिक जोड़ बाकी गुणा भाग करें, तो भी आप पाएंगे कि अदानी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने होने चाहिए उससे कम से कम दूने से भी ज्यादा कीमती है। यानी उनका कहना यह है कि अदानी इंटरप्राइज के शेयर 945 रुपए के होने चाहिए, जबकि वो हैं 1,500 रुपए से ऊपर के, और ये तब है जबकि उनके शेयरों की कीमत काफी गिर चुकी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पी रेशियो है, उस पी रेशियो को असाधारण रूप से बढ़ाकर अदानी अपने शेयरों की कीमत स्टॉक मार्केट में बढ़ाने में कामयाब रहे। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसने 88 बिंदुओं के अंदर अदानी के सामने ये सवाल रखा, और सारे शेयर मार्केट में जो निवेशक थे उन सबके सामने सवाल रखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड है। अडानी ने उसका 400 पेज के जवाब दिया। उनकी आरोप लगाया कि ये तो एक औपनिवेशिक मानसिकता है जो एक भारतीय उद्योगपति के उभार को नहीं देख सकती। उन्होंने जलियांवाला बाग का हवाला दिया और उन्होंने एक तरह से अपने आप को तिरंगे में लपेट कर तिरंगे को कवच बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की बौछार का सामना करना चाहा। लेकिन जैसे मैं पहले अखबारों में लिख चुका हूं और कह भी चुका हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर नेशनलिज्म नहीं चलता है, वहां रैशनलिज्म चलता है। तो लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए थे उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया, और उसकी एक वजह है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए थे वो तमाम तथ्य और तमाम दस्तावेज पिछले 5 साल से सार्वजनिक जीवन में मौजूद हैं। बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से समीक्षकों ने इन बातों को बार बार उठाया है और बार बार कहा है, लेकिन अदानी की जो राजनीतिक और आर्थिक ताकत है वो लगातार इनको हाशिए में धकेलने में कामयाब रही। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का योगदान इस पूरे मसले में यही है कि उन्होंने उन तमाम बातों को जो कि पहले से मौजूद थी और बहस तलब थी, उन तमाम बातों को केंद्रित करके अपनी रिपोर्ट में ठोस रूप से सबके सामने रख दिया, और इस रूप में रखा कि स्टॉक मार्केट के निवेशक उन पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए, और देखते देखते अदानी के शेयर बुरी तरीके से नीचे गिरने लगे। तो इसमें मौजूदा सरकार है वो सरकार पूरी तरीके से आरोपों के घेरे में है। आप देखिए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले पर अपने प्रवक्ताओं को टीवी पर भेजना बंद कर दिया। टीवी चैनलों में कुछ इस तरह के व्यक्तियों को पेश किया जाने लगा जो उनका पहला वाक्य होता था कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो पूरे अदानी के और सरकार के पक्ष में अपनी बात कहते थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को जवाब दिया, उसमें अदानी का उन्होंने नाम भी नहीं लिया एक भी बार। प्रधानमंत्री ने भी जवाब क्या दिया, उन्होंने यही तो कहा कि आपने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो पूरी तरीके से झूठे हैं, और मेरे ऊपर तो 140 करोड़ लोगों ने समर्थन करके मुझे एक कवच पहना दिया है, और उस कवच को आपके आरोप जो है उस कवच को वेध नहीं सकते। उनका सीधा कहना है कि मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूं, और जब तक मैं चुनाव जीतता रहूंगा मेरे ऊपर जो भी आप आरोप लगाएंगे मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। उनकी बात ठोस आरोप लगाए गए थे, उन्हें ठोस रूप से उनका जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि चुनावी जीत की आड़ में उसको पूरी तरह से छिपा गया। इस पहलू पे थोड़े विस्तार से हम आगे एक बार और विचार करेंगे, लेकिन ये जो एक बार एक शब्द आता है क्रोनी कैपिटलिज्म का, और ये कहा जाता है कि जो कैपिटलिज्म है और खासतौर पर जो न्यू लिबरल सिस्टम है उसमें तो क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको शायद आप याराना पूंजीवाद कहते हैं, वो तो होगा ही। तो ये क्या एक अनिवार्य परिघटना है? क्या अडानी, जैसा कि आपकी पिछले जवाब से बात सामने आई कि उनके उभार में राजनीतिक सत्ता का सहयोग या सीधे तौर पर कहें तो मौजूदा सरकार का सहयोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, तो क्या ये एक अनिवार्य परिघटना है या और ये पीछे भी होता रहा है? पीछे की सरकारों को क्या इस दोष से पूरी तरीके से मुक्त किया जा सकता है कि उन्होंने कभी किसी पूंजीपति को इस तरीके से क्रोनी कैपिटलिस्ट में तब्दील नहीं होने दिया,
या पूरा का पूरा आरोपी नई परिघटना के रूप में, अदानी के रूप में सामने आया है? देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए हिंदी में 2-3 शब्द चल रहे हैं, हम उन शब्दों का जिक्र कर देते हैं अपने पाठकों की सुविधा के लिए। एक इसे गोदी पूंजीवाद कहा जा रहा है, यानी सत्ता की गोद में बैठा हुआ पूंजीवाद कहा जा रहा है। दूसरा उसे आप कह सकते हैं कि दरबारी पूंजीवाद, एक दरबारी पूंजीवाद का, दोनों का मतलब एक ही है, मैं इसे दरबारी पूंजीवाद कहूंगा। जहां तक दरबारी पूंजीवाद का सवाल है, ये नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था के आने के पहले से मौजूद है। इसके उदाहरण के तौर पे दूंगा, भारत में धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस समूह का जो उभार हुआ था, उसके पीछे भी उस जमाने के लिहाज से दरबारी पूंजीवाद की परिघटना का हाथ था। उस जमाने में जिस तरह से रिलायंस ग्रुप को प्रोत्साहन दिया गया और उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया था, और हम में से कौन भूल सकता है कि बॉम्बे डाइंग समूह, दूसरी वाडिया के बॉम्बे डाइंग समूह और धीरूभाई अंबानी के रिलायंस समूह के बीच में एक बहुत बड़ा औद्योगिक युद्ध चला था। उस औद्योगिक युद्ध में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने दूसरी वाडिया का साथ दिया था, और उसमें बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित हुई थी, मामले अदालत तक गए थे, और उसमें ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का एक पूरा का पूरा प्लांट इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया, और उसकी पूरी की पूरी जो इस तरह से आयात किया गया कि उसकी पूरी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको नहीं चुकाया गया, और सरकार ने इन तमाम बातों की तरफ से अपनी आंखें लगातार बंद रखी। तो उस जमाने के लिहाज से ये मैं कहूंगा दरबारी पूंजीवाद का उदाहरण था, लेकिन वो जमाना अलग तरीके से था, इसलिए आज के मुकाबले ये उदाहरण बहुत छोटा लगता है। मैं ये कहूंगा कि सरकार और अपने अपने जमाने के हुक्मरान किसी न किसी पूंजीपति को, 2 या 3 पूंजीपतियों को या किसी एक पूंजीपति को विशेष समर्थन के लिए चुनते हैं, और सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर उनको खास तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मैं प्रोफेसर अरुण कुमार के शब्द का इस्तेमाल करूं तो जो कोरिया में जो चाइबॉल सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों की रचना, बड़े बड़े पूंजीपति घरानों, औद्योगिक घरानों की रचना की गई है चाइबॉल सिस्टम की, इसके पीछे उसी तरह की धारणा है कि अगर देश में कुछ बहुत बड़े बड़े विशाल पूंजीपति घराने बन जाएंगे तो ये देश आर्थिक विकास की राह पर चल पड़ेगा और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका एक नाम हो जाएगा, और हमारा जो कुल घरेलू उत्पाद है, इसको जीडीपी कहते हैं, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति मानी जाती है इसके तहत, इस विचार के तहत बहुत बड़े बड़े पूंजीपति घरानों में। तो एक तो पूंजीवाद की अपनी स्वाभाविक जो प्रक्रियाएं हैं उनके जरिए बड़े पूंजीपति घराने बनते हैं, पूंजी का संकेंद्रण होता है कुछ हाथों में। दूसरी तरफ राज्य की संस्था और तत्कालीन हुक्मरान भी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हो, और उसमें फिर उन पूंजीपतियों का जो सरकार की गोद में बैठकर जिन्होंने बड़ी पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है, वो सरकार को विशेष रूप से समर्थन भी देते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से लाभ होता है। तो गोदी दरबारी पूंजीवाद एक बहुत पुरानी परिघटना है। नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था ने इस परिघटना के आकार में और उसके प्रभाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि अब ये जमाना नव उदारतावादी जमाना वित्तीय पूंजी का जमाना है, फाइनेंस कैपिटल का जमाना है। एक जमाने में जो व्यापारिक पूंजी मर्चेंट कैपिटल थी वो अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति हुआ करती थी, फिर औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक पूंजी अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति हो गई। भूमंडलीकरण की जब शुरुआत होती है तब इन दोनों की जगह, ये दोनों पूंजी अपनी जगह रहती हैं, उनका महत्व भी रहता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो वित्तीय पूंजी है, फाइनेंस कैपिटल है, वो पूरे आर्थिक जगत की चालक शक्ति बन जाती है। और नई टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार होकर ये वित्तीय पूंजी न दिन देखती है, न रात देखती है, न समय देखती है, काल से परे जाकर, राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर, संस्कृतियों की सीमाओं से परे जाकर, ये बड़े पैमाने पर दिन रात जब हम लोग सोए होते हैं उस वक्त भी ये वित्तीय पूंजी अपना काम करती रहती है, इधर से उधर प्रवाहित होती रहती है, बड़े पैमाने पर रुपए इसमें कमाए जाते रहते हैं। इससे पूंजीपतियों को सुविधा प्राप्त हो गई, को दुनिया के किसी भी कोने से जाकर अपने लिए फाइनेंस की जुगाड़ कर सकते हैं। मॉरिशस की जो शेल कंपनियां थी, वहां के पैसे से अपने लिए फाइनेंस की जुगाड़ की, उसको वित्तीय दुनिया में ब्रीफ केस मनी कहते हैं। तो ये सब ये इस तरह से पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। इस वित्तीय पूंजी की वजह से एक पूंजीपति को सरकारी मदद से बड़े पैमाने पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ाने की सुविधा हासिल हो गई। इस चक्कर में जो गोदी पूंजी
पूंजीवाद था एक छोटी परिघटना से लेकर या एक मझोली परिघटना से बढ़कर एक बहुत बड़ी परिघटना में बदल गया। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि गोदी पूंजीवाद हमेशा से मौजूद है, लेकिन भूमंडलीकरण की शुरुआत से गोदी पूंजीवाद कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया है। और अगर सरकार अगर चाहे और किसी पूंजीवाद के साथ में एक अदृश्य और अनदेखा, अदृश्य और अघोषित गठजोड़ कर ले तो उसको वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकती है। अदानी समूह की संपत्तियों में जो असाधारण उछाल आया वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जी। असल में अगर हम इसको राजनीतिक परिदृश्य की तरफ ले जाएं और वहां नजर डालें तो 7 फरवरी को जो राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया, उन्होंने काफी हद तक इस बात की तरफ इशारा किया कि हर जगह अडानी 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 दिखते हैं, और पहले जो उन्होंने आरोप लगाए या जो सवाल पूछे सरकार से उनका जिक्र आपने भी पहले किया। लेकिन मेरा सवाल इसके राजनीतिक पक्ष की तरफ है। एक तो ये कहा जाता है कि शायद 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति की एक बहुत बड़ी कमी यह थी कि वो नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा हमला करते थे, और शायद इससे उनको एक हमदर्दी भी मिल जाती थी। और जो राहुल गांधी का 7 फरवरी का भाषण है उसमें भी वो नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए दिखते हैं। तो मैं इसको 2 रूपों में रखना चाहूंगा। एक तो कि क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, क्या एक विश्वसनीय राजनेता के रूप में वो नजर आते हैं? और दूसरा कि क्या रणनीति के रूप में, राजनीतिक रणनीति के रूप में यह तरीका सही है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला किया जाए और ये कहा जाए कि उनकी दोस्ती के कारण ही अदानी जैसे दरबारी पूंजीपति जो है ज्यादा व्यापक रूप से उभर कर सामने आता है? तो क्या एक बेहतर रणनीति है? कमल भाई, एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं इस राय का हामी नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। अगर आरोप लगाए जाने लायक उन्होंने कोई काम किया है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी रणनीति को प्रमुखता दे और नरेंद्र मोदी के ऊपर ही हमला करे। हाँ, हमला तथ्यपूर्ण होना चाहिए, हमला मनमाने किस्म का नहीं होना चाहिए। फिर सरकार और या मोदी जी उसका जवाब अगर नहीं भी देते हैं या उसको दूसरे भटकाना चाहते हैं तो फिर वो चीज सार्वजनिक जीवन में एक सवाल के तौर पर उनके ऊपर तलवार बनकर लटकती रहेगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मोदी जी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, मोदी जी की आलोचना करने से नुकसान होता है। भाई, मोदी जी की आलोचना करने से नुकसान तब होता है जब उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनके अंदर कोई धार नहीं होती, पैनापन नहीं होता जिन आरोपों के ऊपर। लेकिन यहाँ अदानी वाले मसले के ऊपर तो मसला बिल्कुल साफ है। जब 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा हुई थी और उस वक्त मोदी जी के तत्कालीन शासन के मुख्यमंत्री के तौर पर कई जगह आलोचना हो रही थी। उस वक्त दिल्ली में एसोचैम जो कि पूंजीपतियों का संगठन है, उसने गुजरात सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने का मंसूबा बनाया। जब वो प्रस्ताव पास होने जा रहा था तो उसमें जिस व्यक्ति ने खड़े होकर उस प्रस्ताव के पास होने का विरोध किया वो गौतम अडानी थे। उसी के बाद से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके बीच में एक अघोषित और अदृश्य किस्म का एक बॉन्ड, एक सूत्र बना हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार उनकी सरकार ने अडानी को समर्थन दिया, ऐसा कहने वाले, ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं, और इन बातों का अभी तक कभी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। उसके बाद जब से वो प्रधानमंत्री हुए, देखिए नरेंद्र मोदी के सत्तारोहण के बाद से ही अगर किसी व्यक्ति को असाधारण किस्म का की संपत्ति में उछाल आया है तो वो गौतम अडानी है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। अब वो क्या है, कैसा है, इसके ऊपर संसद में आरोप लगाने के साथ साथ मेरा सुझाव ये होगा कि विपक्ष एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे। श्वेत पत्र का मतलब होता है सब कुछ साफ साफ कागज पर ठोस रूप से तथ्यों और आंकड़ों की शक्ल में आ जाए। एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे ताकि चीजें कयासों की श्रेणी में न रह जाए। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस वक्त क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए उस वक्त क्या हुआ, दोनों के बीच में मात्रा का क्या फर्क था। अगर ये श्वेत पत्र लोगों के सामने आ जाएगा तो विपक्ष के आरोपों को ज्यादा बल मिलेगा। और मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को भी उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाजपा का भी जवाब आएगा अगर वो श्वेत पत्र का खंडन करती है, तथ्यों का खंडन करती है भाजपा। अडानी की तरफ से भी हो सकता है कि श्वेत पत्र का कोई जवाब आए, क्योंकि अडानी भी तो उसमें इंप्लीकेट है, अडानी तो उसके केंद्र में होंगे इस विवाद के, उनकी तरफ से उसका जवाब आएगा। इसलिए अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब देना पड़ा। जवाब जैसा भी हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है,
हम सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। अदानी का जवाब भी रिकॉर्ड पर है और हम लोग खुद अपना दिमाग लगाकर मेहनत करके तुलना कर सकते हैं कि किसकी बात कितनी विश्वसनीय है। अगर विपक्ष ने संसद में जो बातें कही हैं, जो मोदी से उन्होंने जवाब मांगे, अगर मोदी उसका जवाब नहीं देते तो उन तथ्यों को सवालों की शक्ल में, ठोस रूप से तालिकाओं की शक्ल में, ग्राफों की शक्ल में एक श्वेत पत्र के रूप में सब लोगों के सामने रखा जा सकता है। इससे आम तौर पर पत्रकारों को फिर उससे मुंह चुराना मुश्किल हो जाएगा। चीज सामने आ जाएगी, केवल ये वाचिक मतलब बोले जाने वाले वक्तव्य के रूप में न रह जाए, बल्कि लिखित रूप से सबके सामने आ जाए। आज देखिए, जब बॉम्बे में और रिलायंस के बीच में जो विवाद हुआ था, तो उस वक्त मीडिया उसमें कूद पड़ा था और मीडिया ने उसके पक्ष लिया था। कोई किस पक्ष में था, कोई किस पक्ष में था। आज मीडिया इस मसले के ऊपर अपने आप को निष्पक्ष सा बताते हुए कुल मिलाकर अदानी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। खबरें देना, स्टॉक मार्केट में शेयर गिरेंगे तो खबर तो उसकी छपेगी, खबर तो बताई जाएगी, लेकिन वो शेयर क्यों गिर रहे हैं? मीडिया ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है कि गलत है। मीडिया ये नहीं कह रहा है कि अदानी उसका जवाब दिया है कि सही है गलत है। मीडिया की तरफ से इस तरह कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्षी आरोपों को जवाब दे। जब ये चीज पत्र के रूप में सामने आ जाएगी, तब एक नया दबाव पैदा होगा और उस पत्र को भारत के सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने होगा, वो सोशल मीडिया पे होगा, सब लोग उसको पढ़ रहे होंगे सरल भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में और सभी भारतीय भाषाओं में उस श्वेत पत्र को प्रकाशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि मैं इसको एक सवाल के शक्ल में भी रखूंगा और शायद एक टिप्पणी के रूप में भी, कि कई बार ऐसा मौका आया है पिछले 8 साढ़े 8 सालों में कि विपक्षी दल एकजुट एक मुद्दे पर होते हैं सरकार के खिलाफ, और फिर कुछ समय के बाद वो अलग-अलग कारणों से उस मुद्दे पर एकजुट नहीं रह पाते हैं। तो शायद इस मुद्दे पर भी ऐसी संभावना बने। आप इस सवाल का या इससे जुड़ी हुई संभावनाओं का उत्तर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही चूंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, तो मैं 2 पहलुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो नरेंद्र मोदी जी बार-बार इस रणनीति को अपनाते हैं, जो कि आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, कि वो सब कुछ एक विक्टिमहुड की मुद्रा में आ जाते हैं। जैसे आज के दिन उन्होंने राज्यसभा में कहा कि एक अकेला मोदी सबके सामने खड़ा है, और ये सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, उस पर एक मुख्य खबर के रूप में आया कि मोदी ने सीना ठोक कर इस बात को कहा। कल की और वो बार-बार मुद्दों पे सीधा जवाब ना देकर अपने आप को सामने ले आते हैं, और वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि पुरानी सरकारें बहुत करप्ट थी, उन्होंने बहुत बुराई की, तो अब वो उनके भीतर घबराहट है, निराशा है, और इसके कारण से ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक पहलू है। एक क्या नरेंद्र मोदी की रणनीति एक बहुत ही कारगर रणनीति है? ये मैं एक सवाल के रूप में रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमें वोट नरेंद्र मोदी की वजह से मिलते हैं। मीडिया भी मानता है कि वोट नरेंद्र मोदी की वजह से मिलते हैं। यहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोदी को उतना समर्थन भाव से नहीं देखता, वो भी मानता है कि भाई वोट नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रहे हैं, वजह से मिल रहे हैं। जब ये बार-बार कहा जाता है कि मोदी जाएंगे, पूरा चुनाव पलट जाएंगे, जब इस तरीके से उनकी छवि बनाई जाती है, तो जाहिर है कि मोदी जी भी अपने आप को इसी रूप में पेश करेंगे सार्वजनिक मंच पर कि भाई सारे हमले उनकी तरफ हैं, उनकी छवि गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वो इस तरह क्यों ऐसा जब वो बार-बार करेंगे और ऐसा कहने के बावजूद भी उनकी छवि मान लीजिए नहीं गिरेगी, वो लगातार एक वोट खींचू नेता बने रहेंगे, तो उससे तो उनको और उत्तरोत्तर लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपने आप को इसलिए पेश करते हैं कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली वही सर्वाधिक शक्तिशाली है, इसीलिए विपक्ष उनकी ऊपर हमला करके उन्हें गिराना चाहता है, और वो गिरने के लिए वो इतने मजबूत हैं, विपक्ष के हमलों के बावजूद उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता उनके साथ है। वो 140 करोड़ जनता उनकी रक्षा करेगी। उन्होंने उन्हें अपने समर्थन का कवच पहना दिया है, इसलिए इन आरोपों का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर विपक्ष वास्तव में चाहता है कि वो मोदी जी के ऊपर आरोपों को सार्वजनिक जीवन में बहस का केंद्र बनाए, तो उसे, इसीलिए मैं कहता हूं कि उसे तथ्यों को सरल सहज भाषा में, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ये दिखाए हुए कि ये एक राजनीतिक रुझान इसमें एक दिखाई पड़ रहा है, लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि लोग उसको खुद देखें और समझें कि आखिरकार अदानी प्रकरण में हुआ क्या है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, या मैं इसको टिप्पणी के रूप में रखूंगा कि लोकसभा में उसका जवाब नहीं दे पाया, या अगर विपक्ष में क्या सवाल पे कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, अदानी जी ने जो भी किया वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और उनके जो आर्थिक
हित हैं वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। कई राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सरकारों के साथ भी अदानी जी मिलकर काम कर रहे हैं। वहां भी उनके प्लांट हैं, वहां भी उनका बड़े पैमाने पर निवेश है। कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि गौतम अदानी ऐसा कोई उद्योगपति उनके आए और 2,000 3,000 करोड़ का या 5,000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का कोई निवेश करे, चाहे वो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल अशोक गहलोत क्यों ना हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल क्यों ना हो, वो लोग भी ये चाहेंगे। तो ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि ऐसा लगेगा कि कांग्रेस संसद में अदानी का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री अदानी के साथ में हमजोली बने हुए हैं। तो इस तरह की बातों से अदानी और भाजपा सरकार के बीच में जो एक गठजोड़ विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है, वो आरोप कमजोर होता है। और साथ में ये भी है कि जाहिर है कि जो गैर भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमारे प्रदेश से अदानी का निवेश चला गया या हमारे यहाँ प्लांट बंद हो गई, हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की सरकार बनी, वैसे अदानी का प्लांट वहां बंद हो गया, तो वहां ट्रक ऑपरेटर्स ने हड़ताल वगैरह कर दी। तो वो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो स्थानीय प्रभाव पैदा करती हैं, और ये स्थानीय प्रभाव जो एक व्यापक विपक्ष की रणनीति है, उस रणनीति को गड़बड़ा भी सकते हैं। तो इसमें ये परिस्थिति तो चलती रहेगी, इस परिस्थिति से बचा नहीं जा सकता। इसी परिस्थिति का मुकाबला करते हुए ही राजनीति करनी पड़ेगी विपक्ष को। बिल्कुल, वही जो मैं आखिरी एक टिप्पणी करना चाह रहा था और उसको आप प्रश्न के शक्ल में भी ले सकते हैं कि आज के दिन यह खबर आई, मतलब कि कल ऐसा हो चुका था कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसमें बहुत सारे शब्दों को या तथ्यों को इसलिए उनकी बातों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि ये ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कोई सोर्स नहीं है कहने के लिए और ये निराधार आरोप है। लेकिन ये एक तरीके से यह दिखाता है कि, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है या राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो बाकी सारी चीजों में अपने आप को तटस्थ दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जहां पर प्रधानमंत्री की बात आती है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम निराधार आरोपों की बात करें तो उसकी एक पूरी परंपरा रही है, क्योंकि आप आरोप लगाएंगे तब उसकी जांच होगी, तब ये पता चलेगा कि उस आरोप पे दम है या नहीं। लेकिन उसके पहले ही उसको आरोप को ही संसद की कार्रवाई से निकाल देना, मुझे लगता है कि ये एक जो संस्थाएं प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली पद है, भारत का सबसे बड़ा पद है, सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, इस एजेंसी का वो मुखिया है, उसके पास अभूतपूर्व संसाधन है, अभूतपूर्व शक्तियां मौजूद हैं उसके पास। और अगर वो पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री है, मोदी ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है, जैसे कभी इंदिरा गांधी एक मजबूत प्रधानमंत्री थी, अगर वो इस तरीके का है तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है वो भी सरकारी पार्टी जुड़ा हुआ है और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी सरकारी पार्टी जुड़े हुए हैं, तो उनको इस तरह की विशेष सुविधाएं किसी न किसी रूप में हमेशा ही मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी को ये बहुत ज्यादा मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन अन्य प्रधानमंत्रियों को भी ये सुविधाएं मिलती नहीं है। अगर राहुल गांधी की बहुत सी बातों को तथ्यहीन, आधारहीन या साबित न हो सकने लायक मानकर कार्रवाई से उनको निकाल दिया गया है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन तमाम बातों को जो उन्होंने आरोप के रूप में वहां दोहराई हैं, अगर वो एक तथ्यगत वक्तव्य के रूप में, एक श्वेत पत्र के रूप में सार्वजनिक जीवन में रख देंगे, तब उन बातों को तथ्यहीन कह पाना नामुमकिन हो जाएगा। तब वो श्वेत पत्र एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। हर बार जब कहा जाएगा कि बातें तथ्यहीन है, भाई श्वेत पत्र देखिए, आप जवाब दीजिए, उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अभी आप मीडिया या आर्थिक जो अखबार निकलते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स निकलता है, मिंट निकलता है या बिजनेस स्टैंडर्ड निकलता है, आप उस तरह के पत्रकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे इन तथ्यों को सामने रखेंगे। वहां भी लेख वगैरह छप रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बातें आ रही हैं उसमें तरह तरह की, लेकिन वो पत्रकार लोग अपनी शैली में लिख रहे हैं। पत्रकारों से ये उम्मीद करना है कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सरकार से सवाल को पूछें जिससे विपक्ष को लाभ हो। ये पत्रकारिता का मेरी निगाह में एक कर्तव्य है कि सरकार सवाल पूछे, लेकिन विपक्ष वो जनता की गोलबंदी करना है काम तो पत्रकारों से नहीं करवाया जा सकता। पत्रकार तो बहुत से पत्रकारों ने लिखा है कि इस पूरे मसले की ठीक से जांच होनी चाहिए, भारत में सेबी जैसे रेगुलेटर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बात भी लिखी गई है। ये बात भी लोगों ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भले यकीन करें न करें, लेकिन अदानी जी द्वारा जो राष्ट्रवाद का दावा गया है उससे बहुत से लोग सहमत नहीं है। तो बहुत सारी बातें सार्वजनिक जीवन में चल रही हैं, तरह तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। इस बहाने ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय पूंजीवाद काफी परिपक्व हो गया है, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो गया है कि अब जो
जो नियामक हैं, नियंत्रक और नियामक हैं, रेगुलेटर्स हैं, मतलब उनको उनसे कहा जा रहा है कि भाई आपने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। तो इस तरह की बहुत सी बातें चल रही हैं। विपक्ष को चाहिए कि वो उसके लिए एक ठोस, सुचिंतित और विश्वसनीय रणनीति बनाए। अगर वो नहीं बनाएगा तो उसकी बातें हवा में धीरे-धीरे उड़ जाएंगी। मोदी लगातार कहते रहेंगे कि भाई मैंने जनता के समर्थन की ढाल मेरे सीने पर रखी हुई है, आप जो भी तीर मारेंगे इस ढाल से टकरा के गिर जाएगा। विपक्ष को चाहिए कि अपने तीरों को इतना पैना बनाए कि उस ढाल को वो वेध सके नहीं। इसीलिए सुझाव दे रहा हूं कि वो श्वेत पत्र लिखें। अगर श्वेत पत्र वाला सुझाव उन्हें पसंद नहीं है तो कोई और रणनीति सामने लेके आए। बिल्कुल। तो ये जितने सारे सवाल हमने आपसे पूछे, मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे के आसपास जो एक अस्पष्टता है और जो चीज़ों को समझने में खास तौर पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के उत्थान की कहानी, तो उसको हमारे दर्शकों को समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। तो आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के जब अगले अंक में मिलेंगे, तो एक अन्य राजनीतिक मसले पर, एक अन्य समसामयिक मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।